नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। क्या स्वास्थ्य मंत्री अपने पद की मर्यादा भूल गए हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का फोन पर इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा देने की धमकी वाला वायरल हो रहा वीडियो खुद इसकी गवाही दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्री फोन पर इंस्पेक्टर को आधे घंटे में सस्पेंड करवाने की धमकी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता गिरिडीह चिंतन शिविर की समाप्ति से बाद धनबाद पहुंचे थे और इसी दौरान गोविंदपुर थाना क्षेत्र के एक कार्यकर्ता ने गोविंदपुर इंस्पेक्टर पर बातें नहीं सुनने का आरोप लगाया, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने गोविंदपुर इंस्पेक्टर की जमकर क्लास लगाई। हालांकि मंत्री बन्ना गुप्ता को जब ये एहसास हुआ कि वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है तो उन्होंने रिकॉर्डिंग को बंद करने की बात कही। नहीं इंस्पेक्टर साहब, देखिए तुरंत इमीडिएट सस्पेंड करवा देंगे, तुरंत। आधा घंटा नहीं लगेगा हमको, ठीक है। और लोगों से थोड़ा व्यवहार ठीक ठाक कीजिए। हमारे पार्टी का लोग जा रहा है, आप बातें नहीं सुन रहे हैं। एकदम नहीं सुन रहा है सर। नहीं, मैं एक लाइन इंस्पेक्टर साहब आपको एक लाइन बोल दे रहे हैं। जब तक हम हैं, हमारा पार्टी का एक कार्यकर्ता मंत्री है, यदि वो नाजायज कर रहा है आप हमको बताइए तुरंत। अब बात नहीं सुनिएगा, हमारी पार्टी का जायज बात नहीं सुनिएगा, हम किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। आपको तुरंत एकदम इतना दूर भिजवाएंगे कि आपको ये होगा, और इनका मामला तुरंत खत्म करवाइए। और देखिए, स्वास्थ्य मंत्री की धमकी वाला वीडियो वायरल होने पर कई सवाल भी और कई गंभीर सवाल भी यहां पर उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या पद की मर्यादा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भूल गए हैं? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हो रहा है वो यही दर्शाता है गोविंदपुर इंस्पेक्टर को आखिर धमकी क्यों दी जा रही है। नियम के पालन पर चेतावनी क्यों दे रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री? ये कई सवाल हैं जो इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या कानून से ऊपर है कांग्रेस कार्यकर्ता, और सवाल ये कि सरकारी अधिकारी पर आखिर मंत्री जी दबाव क्यों बना रहे हैं। सस्पेंड करवाने की धमकी देना कहां तक जायज है? ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 इस पूरे मामले को लेकर लगातार खड़े कर रहा है। और खबर कोडरमा से, जहां हाथियों ने दुकान में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। जयनगर थाना क्षेत्र के परसाबाद में एक बार फिर से हाथी आतंक मचा रहे हैं। परसाबाद बाजार में पहुंचे तो हाथियों ने व्यवसायी राजू पंजाबी की दुकान का ग्रिल तोड़ दिया। इसके बाद दुकान में घुसकर रखे सामानों को बर्बाद कर दिया गया। साथ ही दुकान में खड़ी मोटरसाइकिल को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हाथियों को देखकर अफरा तफरी मच गई, लोग वहां से भागने लगे। ग्रामीणों ने सहयोग से पटाखा फोड़कर और मशाल जलाकर दोनों हाथियों को भगाया। और बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां बड़काकाना ओपी क्षेत्र के उरलूंग में गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। तो रामगढ़ से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना देर शाम की बताई जा रही है, जहां बच्चे घरों से खेलने के लिए बाहर निकले थे और जब देर शाम तक वे घर नहीं लौटे तब परिजनों ने खोजबीन शुरू की, जिसके बाद रेलवे की ओर से बनाए गए गड्ढे के पास बच्चों का कपड़ा और चप्पल मिला। तलाशी के बाद गड्ढे से तीनों के शव जो हैं वो निकाल लिए गए हैं। के बाद ये लोग चले गए। हमारे 2 घर है, पुराना घर। ये लोग हमको बता गए हम लोग जा रहे हैं खेलने के लिए। उसके बाद वो चले गए तो खेलते खेलते वो लोग, अब उस लोग का क्या मन में था, वो लोग बोले चलो थोड़ा सा नहा के आते हैं घूम के उधर। तो बगल में रेलवे लाइन के किनारे में खड्डा, मतलब खड्डा है, उसमें पानी भरल था, तो उसी में गए। नहाने के दौरान उसे पैर उठ फिसल गया तो उसी में समा गए। 3 बच्चे थे हमारे। रांची पुलिस ने फरार टीपीसी उग्रवादी अफसर अंसारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी पर ईंट भट्टा मालिकों से रंगदारी वसूलने और अपराध की योजना बनाने का आरोप है। दरअसल बुढ़मू इलाके के सिरम गांव में पुलिस को उग्रवादियों के दस्ते के मौजूद होने की जानकारी मिली थी। इस दौरान कार्रवाई में टीपीसी के 4 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन अफसर फरार हो गया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हमको लगता है कि इनके पकड़े जाने से टीपीसी का कमर जरूर वहाँ
टूटा है या वो कमज़ोर ज़रूर हुआ है। और वहाँ जो भी छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, चाहे ईंट भट्ठा से रिलेटेड हो, कोई गाड़ी से हो रखते हों या गाड़ी चलवाते हों, या फिर कोई दुकानदार हों, उनको थ्रेट कॉल जो जाता था उसमें कमियां जरूर आई। और खबर घाटशिला से, जहां के जादूगोड़ा स्थित यूरेनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के आवासीय कॉलोनी में चोरी के एक मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो यूसीएल के कर्मचारी के ही बच्चे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वो लोग नशे के आदी हैं और पैसा नहीं मिलने पर इन लोगों ने चोरी करना शुरू कर दिया था। इस घटना के उद्भेदन करते हुए यूसीएल कॉलोनी में ही रहने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी ने अपने कन्फेशन में ये चीज़ को स्वीकार किया कि इनके द्वारा सीआईएसएफ के बंद क्वार्टर से टीवी चोरी कर ली गई थी और इनके निशानदेही पर चोरी की गई जितनी वस्तुएं थी वो बरामद कर ली गई है। वहीं रांची में ट्रैफिक सिस्टम को स्मार्ट बनाने को लेकर रोज नए बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर उनका हाल बेहाल है। रांची का सुजाता चौक हो या फिर सिरम टोली चौक या फिर कचहरी या फिर अन्य दूसरे चौक, वहां सिग्नल तो है लेकिन स्टॉप लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। आम लोग भी इससे बेहद परेशान हैं, क्योंकि स्टॉप लाइन नहीं होने की वजह से वे आगे चल जाते हैं। लोगों का इस पर साफ तौर पर कहना है कि इस वजह से कई बार ट्रैफिक पुलिसकर्मी उनका चालान काट देते हैं। रांची के सुजाता चौक पर ट्रैफिक का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। सॉफ्टवेयर अपडेशन की वजह से राजधानी रांची में वैसे तो 4 महीनों से ही ऑनलाइन चालान की व्यवस्था ठप पड़ी हुई थी, लेकिन वो जब दुरुस्त हो गया तो दूसरी समस्या जो सबसे ज्यादा है राजधानी में, इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, इस वक्त हम सुजाता चौक पर खड़े हैं। ये सिर्फ न इस चौक का हाल है बल्कि शहर के तमाम चौक चौराहों का हाल है। ये देख सकते हैं, सिग्नल है यहाँ पर लेकिन जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। ऐसे में लोग कहाँ रुकेंगे, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे में अगर चालान कटता है तो आम लोगों के लिए कहा जाए तो एक बड़ी समस्या है और लोग इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। साफ तौर से इसे लेकर जो प्रशासन है वो गंभीर तो है लेकिन लापरवाह जरूर है, क्योंकि अभी तक इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। सर, आप लोग रांची वासी हैं, ये सिर्फ इस चौक का हाल नहीं है। करीब करीब अगर बात करें तो राजधानी रांची के तमाम चौक चौराहों पर लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जेब्रा क्रॉसिंग तक नहीं। बात तो सही है। जहाँ भी देखिए सिग्नल का प्रॉब्लम है और ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी जो है सही तरीका से नहीं काम कर पाता है। अब रीजन चाहे जो भी हो, व्यवस्था सही नहीं है, ये वो जो भी, लेकिन ये सब तो समस्या है। राजधानी रांची के कई चौक चौराहे जो ऐसे हैं जहां पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, ऐसे में लोग अगर आते हैं और सिग्नल रेड होता है तो लोगों को कहां रुकना है इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। और वैसे में कई पुलिसकर्मी जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी होते हैं वो लोगों को रोक लेते हैं और उनका चालान काट देते हैं, लेकिन ऑनलाइन चालान सिस्टम जो है जिसे राजधानी रांची को स्मार्ट बनाने के लिए लगाया गया था, उसे लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। बहरहाल जिला पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है उसके द्वारा इसे लेकर नगर निगम को लेटर जरूर लिखा गया है और कहा गया है कि इसे को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और निगम जो है वो इन जेब्रा क्रॉसिंग को लेकर सड़कों पर वो जेब्रा क्रॉसिंग बनाए, लेकिन अब तक निगम की ओर से इस ओर पहल करती हुई नजर नहीं आ रही है, जो कि एक बड़ी समस्या है। अब देखना होगा कि नगर निगम इसे लेकर कब तक गंभीर हो पाता है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वहीं देखिए, इस पूरे मामले को लेकर रांची के प्रभारी ट्रैफिक एसपी का कहना है कि पूर्व में इंटीग्रेशन कार्य की वजह से रेड लाइट वायलेशन का ऑनलाइन चालान नहीं कट पा रहा था। उन्होंने कहा कि नगर निगम से पत्राचार किया गया है, जिसके बाद जल्द ही स्टॉप लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग का मार्केशन हो जाएगा और इसके बाद ऑनलाइन चालान भी कटना शुरू हो जाएगा। सामान्य स्थिति ये है कि इंटीग्रेशन किया जा चुका है। अभी जो है वहाँ पे जो सिग्नल के पास जितने भी लाइन बने हुए हैं, वाइट लाइन या फिर क्रॉसिंग जो भी है, तो उन सबको पेंटिंग करने के लिए हम लोगों ने जो है नगर निगम से पत्राचार किया हुआ है और जैसे ही उस पर रंग रोगन का कार्य हो जाएगा
हम लोग चालान इशू करना शुरू कर देंगे। वहीं झारखंड में उत्कृष्ट विद्यालय योजना को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि झारखंड के +2 विद्यालयों में नियमानुसार नियमित प्राचार्य ही नहीं है, जिस वजह से इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता महज कागजी रह गई है। झारखंड में सरकारी +2 स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की हकीकत ये है कि आज तक अधिकांश +2 स्कूलों में संचालन या तो प्रभारी प्रधानाध्यापकों के भरोसे है या फिर माध्यमिक विद्यालयों के लिए नियुक्त होने वाले गिने चुने प्रधानाध्यापकों के माध्यम से हो रहा है। यहाँ तक कि कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक तक नहीं है। हमारे ही स्कूल में 36 पोस्ट है, मतलब हाई स्कूल में, और उस 36 पोस्ट में मात्र अगर सब्जेक्ट के बोले तो 4 टीचर हैं। सो भी इंग्लिश के 2 टीचर हैं और एक फिजिकल एजुकेशन की जो अलग जगह डिप्यूट उनको कर दिया गया है, फिर बायोलॉजी की 1 टीचर है। इधर झारखंड सरकार राज्य के 80 स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने का दावा कर रही है। स्कूल भले ही शिक्षकों की कमियों से जूझ रहे हों, लेकिन दावे और योजनाएं कागजों पर खूब बन रहे। हकीकत में जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है वो बद से बदतर हालात में है। अभी मॉडल स्कूल बन ही रहा है, मॉडल तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें तुरंत कैसे फैकल्टी मिल जाएगा, मास्टर मिल जाएगा। अभी मॉडल स्कूल तैयारी कर रहे हैं सब पूरे राज्य में। पहला तो भी 80 से ऊपर बन रहा है, काम बहुत तेजी से चल रहा है। प्रत्येक सप्ताह स्कूल में मॉनिटरिंग करते हैं। शुक्रवार को झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना उत्कृष्ट विद्यालय योजना को लेकर सभी जिलों में काम भी शुरू हो चुका है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए स्कूलों को चयनित किया जा रहा है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि कई तरह की कमियों से जूझ रहे झारखंड के स्कूल विकसित हो पाते हैं या नहीं। निरंजन सिंह, रांची, न्यूज़ 18। वही देखिए, बोकारो का भी हाल कुछ अलग नहीं है। यहाँ हाई स्कूलों के प्रभारी प्राचार्यों को स्कूल के साथ शिक्षकों के वेतन निकासी का भी काम करना पड़ रहा है, जिससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिले में हाई स्कूलों की कुल संख्या 96 के करीब है, जहां पर स्थायी प्राचार्यों की नियुक्ति नहीं की गई। अधिकार सीमित होने से प्रभारी प्राचार्य को जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रभारी प्राचार्य भी दबी जुबान से सरकार की आलोचना कर रहे हैं। बोकारो जिला में हम लोग का टोटल 96 स्कूल है, जिसमें आपका 9 से 12 की पढ़ाई हो रही है। नहीं, अभी हमारे जिले में एक भी प्राचार्य फुल फ्लेजेड कार्यरत नहीं है और सभी विद्यालय हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। वहीं उपराजधानी दुमका का +2 जिला स्कूल भी प्रभारी प्राचार्य के भरोसे ही चल रहा है। 1864 में स्थापित यह स्कूल जिले के बेहतरीन स्कूलों में से एक है। इस +2 स्कूल में अधिकांश प्रभारी प्राचार्य के रूप में प्रिंसिपल का काम कर रहे हैं। वहीं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने बताया कि सरकार की ओर से नियमावली बनने के बाद जल्द ही प्राचार्य की नियुक्ति की जाएगी। 10 मार्च 2021 से हम विद्यालय के प्रभार में हैं। पहले मैं विद्यालय में वरीय शिक्षक था और तब से मैं कार्यकर हूं और सफलतापूर्वक सारे कार्यों को करता हूं, पूरा समय देता हूं। विषय है, लेकिन अब बहुत जल्द ही जैसे नियमावली बन रही है और जो है वो सरकार स्तर से जब तक नियुक्ति प्रक्रिया नहीं पूर्ण हो जाएगी तब तक थोड़ा सा समस्या तो है, लेकिन नियुक्ति होने वाली है। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। चिंतन शिविर में राजनीतिक मंथन के बाद गठबंधन के अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो गया है। अब कांग्रेस बैक फुट पर खेलने के बजाय फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार नजर आ रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा हाल के कुछ महीनों में सरकार के द्वारा लिए गए फैसले को लेकर कांग्रेस बेहद नाराज है और शायद यही वजह है कि अब प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता भी खुलकर बोल रहे हैं।
यहाँ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है 27% आरक्षण, जिसके लिए आपने देखा होगा हमने पूरे राज्य में धरना दिया था। लोगों ने उस समय भी पूछा था कि आप सरकार में धरना क्यों दे रहे हैं। अरे जिनको आरक्षण चाहिए उनका जुड़ाव धरना के माध्यम से हो, इससे अच्छी बात क्या होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी का औचित्य इसलिए आया है कि जब हमने जो वायदे किए हैं और आपने जो वायदे किए हैं उन वायदों के आधार पे ही गठबंधन बना था, और एक कॉमन जो वायदे हैं उसको मिनिमम कैसे हम पूरा कर सकते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसे सफलीभूत होगा, जब कोऑर्डिनेशन होगा। इन तमाम मुद्दा और विशेषकर कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर में यहाँ पर स्थानीय नीति जैसे मामला पर भी चर्चा किया गया, और झारखंड प्रदेश चर्चा इस बात को भी कहेगी कि झारखंड प्रदेश में यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा और यहाँ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई भी नीति बनाए, और इन तमाम मुद्दों को लेकर ये जो मीटिंग में निर्णय लिया गया, जिसकी प्रति मैं दे रहा हूं, इसको माननीय हमारे जो प्रभारी हैं हर हालात में एक समय सीमा के अंतर्गत राज्य सरकार इसको निदान करे। जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड एडीपी योजना के तहत निर्मित TRW यानी की ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप का उद्घाटन किया। खुद को जामताड़ा का मुख्यमंत्री बताते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि जनता के साथ हो रहा अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही जनता से भी बिजली का बकाया बिल जल्द जमा करने की अपील की। उम्र है, पैसा देता है तो उसको लाभ देना होगा आपको। अब यही जाकर वहाँ बिजली काट लेता है। इनके कुछ स्टाफ लोग हैं, जनता में जाके जो पैसा देगा उसका बिजली नहीं काटता है, घूस लेता है। इन सारी बातों को मैंने कहा कि ये नहीं चलने दूंगा मैं। जामताड़ा है ये, यहाँ का इरफान अंसारी मुख्यमंत्री है यहाँ का, और मेरे राज्य में ये सब नहीं चलने दूंगा। हाँ, अगर बिजली यूज किया तो पेमेंट करेगा ही वो। मैंने कहा समय दीजिए उसको। हम तमाम अपने जो कंज्यूमर से कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अगर विभाग को भी देखिए, आप लोग विभाग कहाँ से चलेगा। अगर आप यूज करते हैं तो स्वेच्छा से आप लोग पेमेंट कर दीजिए। खबर धनबाद से, जहां के बागमारा विधायक के आवासीय क्षेत्र चिटाही रामराज मंदिर परिसर जमीन को लेकर हुए विवाद में खुद पर लगे आरोपों पर ढूलू महतो ने सफाई दी है। सारे आरोपों को निराधार बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरे मामले की जांच करा ले और अगर वे दोषी पाए गए तो गांव और राज्य छोड़कर चले जाएंगे। षड्यंत्र करके ये विवाद करवाया गया है, इसका उच्च स्तरीय जांच हो। वो दुकान कहाँ से, उसका जमीन है, उसका जमीन है, तो उस दुकान से आपको कोई आपत्ति है? नहीं आपत्ति है। वहाँ मंदिर में जूठा भी चल जाता है, सारा उड़िया के वहाँ चल जाता है। साइड में अपना हम लोग करने के लिए तो बोल लेते हैं, मगर आप उसको 1 इंच जमीन वहाँ पे नहीं देंगे। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत तो ये करवाया जा रहा है कि ढुल्लू महतो को यहीं पे किसी तरह से उलझा के रखना है, ये करना है, समाज का काम करने नहीं देना ताकि बदनाम हो जाए। मगर ना हम डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। और देखिए, झारखंड के पहाड़ और जंगलों में कदम कदम पर इतिहास छिपा और दबा है। बस जरूरत इस बात की है कि हम उसे दुनिया के सामने कितना ला पाएं। रांची के बीचों बीच एक ऐसी ही धरोहर बर्बाद होने की कगार पर है, लेकिन अनदेखी की वजह से उसके कई निशान जमींदोज हो चुके हैं। कुछ लेख है जिसको कोई पढ़ नहीं सका आज तक, ये वाला। कहते हैं इतिहास अपनी खासियत को सिर्फ बताता ही नहीं बल्कि इशारों में गुजर चुकी कहानी को भी बताने की कोशिश करता है। रांची शहर के बीचों बीच मधुकम बस्ती में भी करोड़ों साल पुराने चट्टानों और पत्थरों पर एक ऐसी ही अबुझ पहेली छिपी है। जानकारी मिलने पर न्यूज़ 18 की टीम जब ऐतिहासिक चट्टानों के करीब पहुंची तो स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 200 की संख्या में बिखरे इन चट्टानों में 3-4 ऐसे थे जिन पर खुदे हुए कुछ अक्षर लिखे थे। लेकिन बस्ती के बीचों बीच 6 महीने पहले बनी पीसीसी सड़क में वे ऐतिहासिक चट्टानें जमींदोज हो गई। कभी आपने देखा कि कितने पत्थर पर कुछ अंकित था भाषा के रूप में? नहीं, 2-3 से ज्यादा तो पत्थर तक नहीं देखे लिखा हुआ।
हाँ। सब 2 ही 3 था बस, वो रोड वोड बने ढकाए, फिर 1-2 हो सकते इधर उधर छोटा मोटा में लिखा होगा, खोजना पड़ेगा उसे। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने देखा होगा कुछ रंग से लिखा हुआ था या कोई पत्थर के ऊपर जो छेनी हथौड़ा मार के लिखते हैं वैसा था? कुछ रंग से नहीं लिखा हुआ था, छेनी हथौड़ी मार के लिखा हुआ था, उस टाइप का आकृति में था। इन चट्टानों और पत्थरों की जानकारी लेने हम राज्य के जाने माने पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि करीब 2 साल पहले उन्होंने उन चट्टानों पर लिखे अक्षरों की तस्वीर खींची थी, लेकिन उसे सहेजने में सरकार विफल साबित हुई। हमने इसको पोस्ट को डाला था अपने ब्लॉग में भी और अपने फेसबुक पर भी, तो दक्षिण भारत से खासकर तमिलनाडु से, चेन्नई से 1-2 हमारे मित्रों ने कहा कि ये जो लिखा हुआ आप चट्टान पर दिखा रहे हैं ये हमारे तमिलनाडु के एक कोई लिपि से मिलता जुलता है। तो वो उन्होंने कहा था कि हम लोग आके इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये दक्षिण भारत की लिपि से मिलता जुलता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अब ये चट्टान जो है जिस पर लिखा हुआ है वो सड़क बनाने के नीचे आ चुका है, क्योंकि बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस स्क्रिप्ट को बचा के रखना था, क्योंकि ये पांडुलिपि को इसको जो लिखा हुआ इसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया और ये धीरे से गायब हो गया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और इस तरह के जो मेगालिथ स्ट्रक्चर्स हैं जो कब्र की तरह बने हुए हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये एक अपने को इतिहास बताता है हजारों साल का। किस तरह की सभ्यता रही होगी, क्या रही होगी उस वक्त यहाँ, इसका मतलब यहाँ भी उस वक्त भी सभ्यता थी, तो ये सभ्यता कहाँ चली गई, तो इस सब एक सारा ये स्ट्रक्चर्स बताता है। नीतीश प्रियदर्शी ने बताया कि ये ग्रेनाइट चट्टानें करोड़ों साल पुरानी हैं, लेकिन आज तक इन ऐतिहासिक पत्थरों और चट्टानों को कभी एक धरोहर के रूप में विकसित करने की कोशिश नहीं की गई। सघन इलाका है, आप देख रहे होंगे चारों तरफ यहाँ पर घर बने हुए हैं और बीचों बीच में एक मैदान है। इसी मैदान में कई जो पत्थर के टुकड़े हैं बिखरे पड़े हैं और बताया जाता है कि यहाँ पर्यावरणविद भी बताते हैं कि अब पत्थर मामूली नहीं है बल्कि अनमोल हैं, प्राचीन इतिहास की कहानी कह रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि राज्य सरकार इस अमूल्य धरोहर को बचा कर रखे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।